आइए स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि जैक बोर्ड के द्वारा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि अब बोर्ड परीक्षा न लेकर के आपको दो परीक्षाएं देनी होगी, प्रथम सावधिक परीक्षा और द्वितीय सावधिक परीक्षा। तो इस पूरे टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारी बातों को समझ सकते हैं। तो उसी के तहत मैंने कक्षा 9 विषय गणित के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो कि बिल्कुल नए सिलेबस और नए पैटर्न पे आधारित है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ऐसा 2-3 मॉडल प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जिसकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से पास कर जाएंगे, क्योंकि इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा या इसी टाइप का प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना। तो देखिए, कक्षा 9 विषय गणित, पूर्णांक रहेगा 40, यानी कि प्रश्नों की संख्या आपकी 40 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। तो 40 नंबर का हो गया तो पूर्णांक 40 हो गया। और समय आपको दिया जाएगा इसको बनाने के लिए परीक्षा में 90 मिनट का। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नों को हल करना। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? और ऑप्शन भी आपको 4 दिया गया है, 0, √2, पाई और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां pq क्या होते हैं? पूर्णांक, और q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन को आप देखते हैं 0, तो 0 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, और हम लोग इसे p/q के रूप में बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग 0 को परिमेय संख्या बोलेंगे। अब रहा बात कि √2, पाई, ये सब नहीं है, तो नहीं है, ये सब परिमेय संख्या नहीं है, यह सब अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? देखिए, रूट के अंदर में ऐसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, √6, ये सबको अपरिमेय के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। तो दशमलव में जब इसका मान आएगा, वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, तो इसमें जो है इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इसीलिए इन सबको अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। पाई भी अपरिमेय संख्या ही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा कि 0 जो है वो परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब यह कथन है और इसके बारे में पूछा गया है कि पहला ऑप्शन में यह सत्य है या असत्य है, और ऑप्शन 3 में 1 और 2 दोनों, यानी सत्य भी और असत्य भी, और 4 में नन, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, को शॉर्ट में हम लोग नन लिखेंगे। तो इसी तरह से ये चारों इसका ऑप्शन हो गया। तो ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य? देखिए क्या बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारा होता है जितना भी प्राकृत संख्या है सबको ले लीजिए, जितना भी प्राकृत संख्या है सबका ऋणात्मक ले लीजिए, -1, -2, -3 अनंत तक, और शून्य को ले लीजिए। तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसको पूर्णांक कहते हैं। तो क्या ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक में हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग 1 से सभी में भाग दे सकते हैं, और 1 से भाग जैसे ही दिए, ये बन गया p/q के रूप में, और p/q के रूप का कोई भी संख्या कैसा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, यह सत्य है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो गया। तो चलिए प्रश्न 3 देखते हैं।
1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या आपको बतानी है और ऑप्शन दिया है 1/2, 2/3, 3/2 और 3/4। कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक परिमेय संख्या आपको निकालना है तो उसका सबसे आसान सा तरीका है कि उसका औसत निकाल दीजिए। दोनों संख्याओं का औसत निकालने का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह उसके बीच में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 और 2 के बीच बोला जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 2 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, तो 2 1 3, 3/2। यही जो परिमेय संख्या आया यह 1 और 2 के बीच में होगा, तो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो संख्या आपको देगा और एक परिमेय संख्या पूछा जाएगा तो यही काम आपको करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। 1/√2 के हर का परमेयीकरण है। 1/√2 के हर का परमेयीकरण कौन सा है? √1/2, √2/2, √3/2 और नन, इनमें से कोई नहीं। ये आपसे पूछा गया। तो देखिए किसी भी भिन्न के हर का परमेयीकरण का मतलब होता है कि नीचे जो रूट में संख्या होती है उसको हटाना होता है, उसको हटा दीजिएगा तो वही हो जाएगा हर का परमेयीकरण। और उसके लिए रूल क्या है, तो नीचे में √2 है तो हम √2 से ही अंश और हर में गुना करके हटाते हैं। कैसे देखिए, अब इसका हर का परमेयीकरण पूछा है तो 1/√2 है तो आपको √2 से ऊपर और √2 से नीचे भी गुना कर देना है अंश और हर में। अब जो आएगा वही परमेयीकरण हो जाएगा, तो 1 गुना √2 ऊपर √2 हो गया, √2 गुना √2 2 हो जाता है। तो इस तरह से √2/2 आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 के हर का परमेयीकरण। तो ये आपको ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न 5 देखते हैं हम लोग। 1/2 + √3 के हर का परमेयीकरण है। कौन सा इसके हर का परमेयीकरण होगा? 2 + √3, 2 - √3, 1/2 - √3 या 2 + √3/2 - √3, कौन सा होगा? तो देखिए हर के परमेयीकरण का मतलब क्या है कि नीचे जो आपको रूट में संख्या दिया रहता है उस रूट को हटाना होता है, जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उसको हटाना होता है। तो कैसे हटाएंगे? तो जैसे यहाँ पर 2 और √3 दो पद है और चिन्ह उसके बीच में क्या है? प्लस का, तो प्लस के चिन्ह को हम लोग बदल के माइनस लगा के अंश और हर में गुना करेंगे। माइनस रहता तो प्लस लगा के करते और हल करते, जो आएगा वही इसके हर का परमेयीकरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 1/2 + √3 है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर अंश में 2 - √3 से और नीचे भी 2 - √3 से ऐसे गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 1 गुना 2 - √3 करेंगे तो वही के वही रहेगा ऊपर में 2 - √3, और नीचे देखिए आपका 2 + √3 और 2 - √3 जो है ये एक फार्मूला में आ जाता है। कौन सा फार्मूला? तो a + b × a - b का फार्मूला, जो कि क्या होता है देखिए, a + b × a - b होता है a² - b², तो इसी के फार्मूला में आ जाता है। सेम आपको दिख रहा होगा a + b a - b के रूप में। तो a के जगह पे 2 है और b के जगह पे √3 है, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये 2 का स्क्वायर 4, और फिर b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आगे आपका 2 - √3 और 4 में 3 घटा देंगे तो 1, और नीचे 1 से रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उतना ही मान आता है। इसका मतलब ये हो गया 2 - √3, तो यही आपका हो गया आंसर 2 - √3। तो ऑप्शन 2 में दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्न 6 को देखते हैं हम लोग। 5 + √5 और फिर इधर ब्रैकेट में 5 - √5 बराबर है, यानी इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका? 5, 10, 15, 20, 4 ऑप्शन दिया है। तो यह भी आपका फार्मूला a + b × a - b के ही फार्मूला से बन जाएगा। देखिए 5 + √5 और 5 - √5, जो अभी बताए फार्मूला उसी फार्मूला से a + b × a - b, तो होता है फार्मूला a² - b²। a के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √5 है
तो √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, और 25 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20। तो यही आपका आंसर हो गया, और जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न 7 देखते हैं अब हम लोग। 64 पर पावर 1/2 बराबर है, इसका मान किसके बराबर होगा? तो यह घातांक पर आधारित प्रश्न है, घातांक के नियम से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। 64 पर पावर 1/2, तो नीचे में आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 64 को हम लोग किस संख्या का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं? पावर 2 के रूप में 8 का, क्योंकि 8 गुना 8 64 होता है। तो 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 × 8 = 64, और पावर है 1/2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 1/2 लगा दिए। अब नियम है घातांक का नियम कि a का पावर m और उसके ऊपर ब्रैकेट में n, तो ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा के ये दोनों पावर को गुना कर देते हैं, mn हो जाता है, m गुना n। तो उसी तरह से देखिए ये 8 हो गया आपका आधार, पावर ये दोनों है गुना हो जाएगा, तो 2 × 1/2, 2 2 कट गया, तो 8 का पावर 1 बचा, मतलब 8 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 8, यानी ऑप्शन 3 में दिया है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 8 को देखते हैं। 17 पर पावर 2, यहाँ गुना का चिन्ह है, 17 पर पावर 5 बराबर है, यह किसके बराबर है? यह भी घातांक के ही नियम का सवाल है। तो कौन सा नियम? तो एक नियम है, देखिए a का पावर m गुना a का पावर n। अगर आधार समान है और बीच में गुना का चिन्ह होता है तो पावर हम लोग जोड़ देते हैं इस तरह से, a का पावर m प्लस n। तो उसी तरह से दोनों का आधार समान दिख रहा है, पावर अलग अलग है, तो पावर जोड़ देंगे। तो 17 का पावर हो जाएगा 2 + 5, यानी 17 का पावर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न 9 देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन एक चर में बहुपद है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पहचानना है कि कौन सा एक चर में बहुपद है। तो देखिए बहुपद क्या होता है, कोई भी बीजीय व्यंजक आप ले लीजिए और उसके चर राशि का घातांक देखा जाता है। अगर चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 4 ऐसी संख्या हो, तब उसको हम लोग बहुपद कहेंगे, नहीं तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, यही बहुपद दिख रहा है एक चर में। क्यों? क्योंकि यहाँ x का जो पावर है यहाँ 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह भी पूर्ण संख्या है, और चर राशि आपका एक ही है x, इसीलिए यही हो गया एक चर में बहुपद। अब इसको समझ लेते हैं कि यह सब क्यों आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ जो चर राशि t है, t के ऊपर में रूट लग गया है, और किसी भी संख्या पर रूट का मतलब पावर होता है 1/2। तो इसका मतलब कहीं पर भी √t लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि t पर पावर 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला बहुपद नहीं हो सकता है। और ऑप्शन 3 देखिए x + 1/x, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर x तो ठीक है, 1/x को हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे तो घातांक के नियम से हो जाएगा यहाँ x का पावर -1, 1/x को x का पावर -1 लिखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि चर राशि पर पावर कैसा संख्या आ गया? ऋणात्मक संख्या आ गया, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन 4 को देखिए, x का पावर 10 पूर्ण संख्या है, y का पावर 3 भी पूर्ण संख्या है, t का पावर 50 भी पूर्ण संख्या। यह बहुपद है, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 चर है अलग अलग, x, y और t। इसीलिए आपसे तो पूछा गया है एक चर में बहुपद बताना है, इसीलिए यह भी आंसर आपका नहीं होगा। चलिए तो प्रश्न 10 को हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन बहुपद है? तो 4 ऑप्शन फिर दिया गया और आपसे पूछा कि बहुपद कौन है। तो बहुपद पहचानने का नियम अभी हम लोग देखे हैं, चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसे ही बहुपद बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन y पे रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब हो जाता है पावर 1/2, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। y + 2/y है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे इस तरह से, y + 2, और 1/y जो है उसको लिख सकते हैं आप 2 का पावर -1, तो इसको ऐसा रूप में लिखा जा सकता है।
और y का पावर जैसे ही ऋणात्मक संख्या आपको दिख गया तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2y, तो यहाँ y का पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, और 2 पर रूट लगा हुआ है, संख्या पर रूट लगा रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको चेक करना होता है चर राशि को। तो चर राशि y है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा, यही बहुपद है। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ y का पावर -5 है, ऋणात्मक संख्या है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। आपका ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए प्रश्न 11 पे चलते हैं। बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात, इस बहुपद की घात बतानी है आपको। कौन सा आंसर सही है, 1, 2, 3 या 4? किसी बहुपद के घात को हम लोग कैसे बताते हैं, तो उसके प्रत्येक पद में चर राशि का घातांक देखना होता है, और जो अधिकतम घातांक होता है उसे ही उस बहुपद की घात कहते हैं। तो पहला पद देखिए 5x³ है, तो x का पावर क्या है, 3। यहाँ देखिए दूसरा पद 4x² है, यहाँ x का पावर 2, और यहाँ 7x है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1। इन तीनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, 1, 2, 3 में 3 बड़ी संख्या है, तो इसीलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बहुपद की घात 3। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है कितने, 0, 1, 2 या अपरिभाषित। शून्येतर अचर बहुपद का मतलब क्या, कि शून्य को छोड़ करके जितनी भी अचर संख्याएं हैं सबको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 2, 3, 1/2, -5/2, सब आपका अचर बहुपद कहलाता है। तो उसी का घात पूछा है, और सबका घात एक ही होता है, समान होता है। जितना भी अचर बहुपद होता है क्या होता है, देखिए 0 होता है। क्यों, क्योंकि जैसे 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x का पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो इसको बहुपद बनाने के लिए हम लोग x के पावर 0 से गुना कर देते हैं किसी भी संख्या को। जैसे 3 ही है तो 3 गुना x का पावर 0 लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितना भी अचर बहुपद है सबका घात क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि चर राशि पर हमारा अधिकतम घातांक 0 ही हो सकता है। 0 ही लगा के गुना कर सकते हैं, और कोई संख्या लगा गुना हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रश्न 13 यह है कि x = 1 पर px = 5x² - 3x + 7 का मान, यानी कि इस बहुपद का मान 1 पर कितना होगा, 3, 6, 9, 12 आपको ऑप्शन दिया गया। तो बहुपद पर किसी भी संख्या का मान निकालना बहुत ही आसान है। जैसे x = 1 पर बोला गया है, तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख करके हल कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। तो px बराबर दिया है 5x² - 3x + 7। आपको 1 पर मान निकालना है, x = 1 पर, तो x के जगह पे 1 रख देंगे। इधर भी जहाँ जहाँ x है 1 रख देंगे। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 गुना 1 और +7। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 गुना 1 5 हो गया। यहाँ माइनस गुना प्लस, -3 गुना 1 3 और +7, और ये दोनों प्लस में है 7 और 5, तो 7 5 12 हो गया, 12 - 3 यानी कि 9 हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप मान किसी भी संख्या पे निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। बहुपद 3x - 2 के शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक क्या है इनमें से, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत ही आसान होता है। कुछ नहीं करना होता, इसको 0 के बराबर करके पहले समीकरण बना लेना होता है, और जो भी चर राशि रहेगा x y उसका मान निकाल दीजिए, वही आपका शून्यक हो जाएगा। तो इसे यहीं पर बना लेते हैं हम लोग। जैसे कि 3x - 2 है, तो इसको 0 के बराबर कर लिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में, तो 0 + 2 2 हो गया। तो x बराबर कितना, तो 2/3, क्योंकि 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में,
तो यही हो गया आपका शून्यक। ऐसे ही शून्यक निकाला जाता है। तो 14 का ऑप्शन 4 हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। 15 में है कि x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि x प्लस 1 से इस बहुपद में अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, 0, 1, 2 या 3। तो देखिए जब भी रैखिक बहुपद से किसी बहुपद में भाग दिया जाएगा तो आपको भाग देकर के शेषफल निकालना नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय का यूज करके हम लोग शेषफल निकाल देंगे, जो कि बहुत जल्दी से आसानी से निकल जाता है। तो क्या होता है शेषफल प्रमेय, कैसे निकालते हैं देखिए। तो जो भी रैखिक बहुपद है उसको 0 के बराबर करके समीकरण बना के वहाँ से चर राशि का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो जैसे कि x प्लस 1 है रैखिक बहुपद, तो इसको 0 के बराबर कर दिए। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 0 माइनस 1 यानी कि -1। ये जो मान आया x का -1, इसको इस बहुपद में रख करके हल कर लीजिए। जो भी वैल्यू आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो इसको px मान लीजिए, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, और यहाँ x के जगह पे -1 रख दीजिए, p -1। तो इधर भी x के जगह पे -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 1, और -1 का क्यूब -1 ही होता है, और ये +1 और -1 प्लस 1 घट गया तो 0 हो गया। तो यही हो गया शेषफल यानी कि 0। तो जब भी आपको रैखिक बहुपद से किसी भी बहुपद में भाग देने को बोला जाए और शेषफल पूछा जाए तो भाग देने का काम नहीं करना है, इसी तरह से आपको शेषफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटा करके हम लोग 16वें प्रश्न को देखते हैं। तो आइए प्रश्न 16 को देखते हैं हम लोग। y² - 5y + 6 का गुणनखंड है, यानी कि कौन सा गुणनखंड इसका है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो एक तो नियम है कि इसका गुणनखंड कीजिए और देखिए कौन सा आता है, और दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से भी आंसर पे जा सकते हैं, यानी दोनों को गुना करिए और गुना करके अगर ये वाला आ जाएगा तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड अगर करने चलते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। तो आप यही कीजिए कि ऑप्शन को गुना कीजिए। ऑप्शन को गुना करना ज़्यादा ईजी है गुणनखंड करने से। तो आप ऑप्शन को गुना करके देखिए किससे ये आता है, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा अनुमान भी लगाएंगे हम लोग कि किस ऑप्शन को गुना किया जाए कि ये आ जाएगा। सभी को करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर देखिए जैसे कि आप अनुमान लगाइए, यहाँ पर आपका इसको देखना है और ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर सभी में आपको प्लस दिख रहा है, y+2, यहाँ y+3, सब प्लस वाला है, और यहाँ बीच में माइनस है। तो प्लस वाले को गुना करेंगे तो कभी माइनस नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा, गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा। इधर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अचर पद क्या है, +6, और यहाँ अचर पद देखिए -2 है और +3 है। तो माइनस गुना प्लस -6 हो जाएगा, और यहाँ +6 है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ +2 है और यहाँ -3 है, तो प्लस गुना माइनस, माइनस और 2 गुना 3 6, -6 आएगा अचर पद, लेकिन यहाँ पर क्या है +6, तो ये भी नहीं होगा। तो कंफर्म है कि यही होगा, इसी को गुना करने से इतना आएगा। तो जैसे वेरीफाई करने के लिए आप लोग देख भी सकते हैं, y-2 y-3 ले लिए, गुना कर लीजिए। देखिए y से इस दोनों को, तो y गुना y y², y से -3 को -3y, फिर -2 से दोनों को, -2 गुना y -2y, -2 गुना -3 -6, तो y² -3y -2y -5y +6 आ गया। देखिए जो सवाल था y² -5y +6, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही ऑप्शन से आप लोग अनुमान लगाएंगे और गुना करके देख लेंगे, जिससे आ जाएगा सवाल वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 17 यह है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर कटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को देखिए हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये x अक्ष हो गया x x डैश, और ये y अक्ष हो गया y y डैश,
और दोनों जहाँ एक दूसरे को काटता है यहाँ, इसी को कहते हैं मूल बिंदु। तो आपका ऑप्शन 3 में दिया है मूल बिंदु, यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न 18, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोई भी जो बिंदु लिखा जाता है वो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक से मिलकर के बनता है, तो इसे हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं और इसको वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक का एक और नाम है, इसको भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक का एक नाम है, उसको कोटि बोलते हैं। तो जब भी एक्स निर्देशांक पूछेगा तो आपका आंसर रहेगा भुज। तो एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ऑप्शन 1 में ही दिया है, यही आपका आंसर हो गया। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो यहाँ भी वही पूछा है, भुज, कोटि, 1 और 2 दोनों, नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं वाई निर्देशांक को? अभी आप सीखे कि वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। तो ऑप्शन 2 में दिया है तो कोटि पे टिक लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है, एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। 20 नंबर देखिए, आकृति में बिंदु P का निर्देशांक, ये आकृति दिया है और यहाँ पर बिंदु P है, P का निर्देशांक क्या होगा? 2,3, 3,2, 2,0 या 3,0। तो देखिए यह बिंदु इस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका निर्देशांक कैसे पता करते हैं? बिंदु से पहले आप देखिए कि जो लंबवत रेखा एक्स अक्ष पर खींची गई है, कहाँ पे मिल रहा है? 3 पर मिल रहा है, तो इस बिंदु P का एक्स निर्देशांक 3 हो जाएगा। फिर देखिए बिंदु P से लंबवत रेखा y अक्ष पे कहाँ पे मिला है? तो 2 पर, संख्या 2 पर, तो इसका y निर्देशांक हो जाएगा 2। तो इस तरह हम लोग चित्र देख करके किसी भी बिंदु का निर्देशांक ऐसे ही बताएंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया 3,2। तो ऑप्शन 2 में दिया है 3,2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो प्रश्न 21 यह है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, और ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, x, y, x, 0, 0, y, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? देखिए जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। जैसे ये हो गया x डैश x अक्ष, ये y डैश हो गया y अक्ष, और दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, तो इसके निर्देशांक होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन 4 में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं हम लोग। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। जो एक्स अक्ष होता है उस पर कोई भी बिंदु अगर आप लिखते हैं तो उसका रूप कैसा होता है? तो उसका रूप x, 0 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश हो गया x अक्ष और ये y डैश हो गया y अक्ष। तो आप कोई भी बिंदु जैसे 1 है, 2 है, तो इसका अगर आपको नाम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं 1,0। x निर्देशांक तो 1 है, लेकिन y निर्देशांक यहाँ पर 0 लिखा जाता है। उसी तरह से इसको लिखेंगे 2,0। तो देखिए सभी में x के जगह पर कोई संख्या है, लेकिन y के जगह पे, y निर्देशांक की जगह पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का होगा, यानी y निर्देशांक हमेशा 0 हो जाता है और x के जगह पे कोई भी संख्या रहेगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं हम लोग। 2x + 3y = 9 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a, b और c का मान होगा। यह देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो ये उसका मानक रूप होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तब a, b, c का मान आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2x ax के जगह पर है, इसको रहने देंगे, + 3y को भी अपने जगह पे रहने देंगे, वो भी by की जगह पे है। लेकिन यहाँ देखिए +c है, लेकिन इधर जो है बराबर के इधर 9 दे दिया है, तो आप इस 9 को बाएं तरफ ले आइए। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर बच गया अब क्या? 0। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया -9। तो आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है, a = 2, b = 3 और c = -9। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन बी में
ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -9। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न 24 देखते हैं हम लोग। समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। इस समीकरण का एक हल कौन सा है, ये आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए आपको जो ऑप्शन दिया उसमें दो दो संख्या आपको दिख रहा होगा जोड़ा में। तो पहला वाला को हम लोग x का वैल्यू मानते हैं और दूसरे वाले को y का वैल्यू। तो आप जो है समीकरण के बाएं पक्ष में उस संख्या को रख के हल कीजिए, x और y का मान, और अगर वो दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे वो हल है। तो जैसे कि अगर हम पहला वाला चेक करेंगे, 0 0 रखेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा 0। यहाँ समझिए पहला ऑप्शन अगर हम ट्राई करें तो x के जगह पे 0, अब +2 और y के जगह पे भी 0, और इसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 + 0 0 आ गया। जबकि RHS में 6 है तो ये 6 के बराबर नहीं आया, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। उसी तरह से अब चेक करना है तो हमें ये वाला ऑप्शन आसानी से दिख रहा है कि इसको रखेंगे LHS में तो RHS के बराबर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आप x के जगह पे 4 रखिए, 4 रख दिए, x के जगह पे 4 दिया हुआ है, और y के जगह पे आपको 1 रखना है। तो +2 × 1 और इसको सॉल्व कीजिए तो 4 + 2 × 1 2, 6 आ गया। और दाहिने पक्ष में भी आपको क्या दिया है, 6, यानी 6 के ये बराबर आ गया। यानी LHS लेकर के आप चले थे और हल किए दोनों संख्या को रख करके, तो RHS के बराबर आ गया। तो इसीलिए ये वाला आपका क्या हो गया, हल हो गया, ऑप्शन 4। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न 25 यह है कि निम्न में कौन दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। आपको पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो पहले तो ये देखिए कि दो चर किस में है, और तब देखिए कि चर राशि का घातांक 1। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक ही चर है सिर्फ x, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी एक ही चर x है, यहाँ कोई चर नहीं है। यहाँ पर भी एक ही चर y है और कोई चर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एक चर x है और दूसरा y है, और दोनों का पावर कुछ नहीं है तो 1 और 1 है। इसीलिए यही हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए प्रश्न 26 पे चलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, ये आपसे पूछा है। अद्वितीय हल मतलब कि केवल एक हल, ऑप्शन 2 में है केवल 2 हल, यानी कि 2 हल होते हैं केवल, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, और चौथा में नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इस पर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मेरा वीडियो, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न 27 को देखते हैं हम लोग। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो तो k का मान होगा। तो कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो k का मान बताइए क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए कि दो संख्या आपको दिया है और कह रहा है इसका हल है। हल है इसका मतलब कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब कि x के जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रख के हम LHS को हल करेंगे तो वो RHS के बराबर होता है। इसी कहते हैं संतुष्ट करना, और उसी नियम से हम लोग k का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर सीधा 2 गुना x का मान 2 रख देंगे और 3 गुना y का मान 1 रख देंगे, तो ये LHS RHS के बराबर होगा। तो इधर हो गया 2 गुना 2 4 और 3 गुना 1 3 बराबर k। तो 4 3 7, 7 बराबर k, यानी k का मान क्या आ गया 7। तो ये ऑप्शन 4 में दिया है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 28 को देखते हैं। समीकरण y बराबर 3 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। अभी यह एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा है, इसको आपको दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, और 4 ऑप्शन भी दिया है कि कौन सा आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर जब भी एक चर नहीं रहेगा
तो आप उसमें 0 से गुना करके जोड़ सकते हैं और 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं। उससे इस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया है x + y = 3। आप x तो खुद से नहीं लगा सकते हैं ना, नहीं तो इसका तो मान ही बदल गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ y + 1 = 3 है, तो y में आप एक इधर कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़ना होगा तो दोनों पक्ष में जोड़ सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और 2 चर भी इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है 2 चर, सिर्फ y है और यहाँ 1 जोड़ दिया गया, इधर 2 लिख दिया गया। इसको देखिए y = 3 तो दिख रहा है और इसमें जोड़ दिया गया है 0 × x, तो 0 × x तो 0 ही हो जाता है, तो 0 हम किसी भी चीज़ में जोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसको इस रूप से, इस तरीके से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न 29 यह है कि 62 डिग्री का पूरक कोण है, यानी 62 डिग्री जो कोण है इसका पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो किसी भी कोण का पूरक कोण निकालने के लिए आप 90 में उस कोण को घटा दीजिए तो पूरक कोण आपका निकल जाएगा। तो 90 में आप जो है 62 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 6 गया 2, 28, यानी 62 डिग्री और 28 डिग्री ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका 62 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 28 डिग्री, ऑप्शन 1 में जो दिया है। आगे बढ़ते हैं। 54 डिग्री का संपूरक कोण, यानी इसका संपूरक कोण पूछा है। तो देखिए कि दो कोण जिसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालने के लिए आपको 180 डिग्री में उस कोण के मान को घटा देना है, आपका संपूरक कोण निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि 180 डिग्री में हम 54 डिग्री को घटा देते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, बच गया 7, 7 में से 5 2 और यहाँ 1, 126 डिग्री। इसका मतलब कि 54 डिग्री और 126 डिग्री को जोड़ने से 180 के बराबर हो जाएगा। तो आपका 126 डिग्री ऑप्शन 2 में दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 31 को देखते हैं। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है क्या कहलाता है। न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है। तो देखिए ऐसा कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है, इस दोनों के बीच में रहता है, तो उसका नाम होता है न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ये याद रखिएगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंबल दे दें थीटा कोण का, तो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ऐसा कोण जिसका मान 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ये सब याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा, वैसा कोण जिसका मान 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण। तो ये 3 तरह का आपको याद रखना चाहिए। 0 से अधिक, 90 से कम तो न्यून कोण कहलाता है, 90 से ज़्यादा 180 से कम अधिक कोण कहलाता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर 180 से अधिक और 360 से कम पूछा है, यानी प्रतिवर्ती कोण आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 32 पे आते हैं। आकृति में AOB एक सरल रेखा है। देखिए एक आकृति बना हुआ है, AOB एक सरल रेखा है, x का मान होगा, तब आपसे x का मान पूछा है। यहाँ पर जो कोण x है वो कितना होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो देखिए किसी एक सरल रेखा पर अगर एक किरण स्थित है तो उस किरण के बाएं और दाएं तरफ बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं रैखिक कोण युग्म, और दोनों का योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब x और 72 डिग्री का योग 180 डिग्री होगा रैखिक कोण युग्म के नियम से। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं, 180 माइनस 72 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। अब 10 में से 2 गया 8, 7 में से 7 0
और यहाँ बच गया 108 डिग्री हो जाएगा x का मान। तो यहाँ ऑप्शन 2 में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 33 देखते हैं। आकृति में AB समांतर CD है। आपको यहाँ जो आकृति दिया है इसमें AB CD के समांतर एक रेखा है और कोण APQ बराबर 50 डिग्री हो तो x का मान होगा। और कोण APQ 50 डिग्री है तो x का मान बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, जब दो रेखा ये दोनों समांतर है तो ये जो PQ रेखा है दोनों को काट रही है, तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ कुछ नियम होते हैं कि संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, और तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतर कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। ये सब नियम होते हैं, आप लोग पढ़े हों। तो ये दोनों कोण जो दिख रहा है, देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो एक कोण बाएं तरफ है तो एक दाहिने तरफ, तो इसे हम लोग अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि x का मान 50 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन 3 में दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो गया। तो प्रश्न 34 देखते हैं हम लोग। आकृति में PQR एक त्रिभुज है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को PQR एक त्रिभुज है, तो कोण PRS का मान होगा। तो कोण PRS यहाँ पर बाहर में जो कोण बन रहा है उसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस त्रिभुज की एक भुजा QR को बढ़ाया गया है इधर S तक, और बाहर में एक कोण बन रहा है PRS। तो इसका मान निकालने का एक गुण होता है, नियम होता है त्रिभुज में कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये यहाँ पर अगर बाह्य कोण बन रहा है तो ये कोण को छोड़ करके बाकी जो दूर में दो कोण बन रहा है उसी दोनों कोण का योग कर दीजिए, उसी के बराबर ये बाह्य कोण हो जाता है। तो यहाँ 50 है और यहाँ 60 है, यही दोनों को जोड़ देने से यहाँ वाला कोण के बराबर हो जाएगा, यानी 50 और 60 110 डिग्री, यानी ये कोण हो जाएगा 110 डिग्री। तो आपका ऑप्शन 1 में ही दिया है, तो यही आपका सही उत्तर हो गया। तो प्रश्न 35 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको दिया है SAS, ASA, SSA और SSS। कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। तो देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता का कुल 5 नियम है। पांचों नियम आपको अगर ध्यान में है, याद है, तो आप लोग उससे मैच करके बता सकते हैं आंसर क्या क्या। तो देखिए, पहला नियम होता है SAS, दूसरा ASA, और ASA का ही एक और नियम इसी से बन गया है AAS। ये भी नियम हो जाता है त्रिभुज के सर्वांग समता में। तो 1, 2, 3 और एक होता है SSS और एक होता है RHS। यही 5 नियम होता है। तो पांचों नियम को आपको याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए कि पूछा है आपसे कि कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है मिलाइए वहाँ से। तो जैसे SAS वहाँ पर है तो यह तो है नियम, ASA भी है, ये भी है नियम, SSA आपको देखिए कहीं नहीं दिख रहा होगा इस नियम में, SSS भी दिख रहा है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यही नियम जो है सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इस तरह से 5 नियम आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछेगा कौन है कौन नहीं है तो आप देख करके बता देंगे। प्रश्न 36 पे चलते हैं। निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी है। इस बार पूछा है कि कौन सा है, तो देखिए मिला करके कौन सा है। ASS वहाँ पर कोई नियम ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है। आपसे पूछा कौन है, इस बार बताना है। SSA, देखिए SSA कहीं नहीं है, तो यह भी नियम नहीं है। AAA भी कहीं नहीं है, यह भी नहीं है। और AAS देखिए यहाँ पर है, तो यही वाला नियम हो जाएगा सर्वांग समता की कसौटी का। तो इस तरह से ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 37 यह है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तब PR बराबर है, यानी PR जो भुजा है इस त्रिभुज का PQR का, वो किस भुजा के बराबर होगा।
तो देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो उसी नियम से हम लोग फिर बता सकते हैं कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा और कौन सा भुजा किस भुजा के बराबर होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR। ऐसा मान लीजिए दो त्रिभुज है और दोनों सर्वांगसम है। तो ये चिन्ह जो है सर्वांगसम का चिन्ह है, इसका मतलब कि आपस में सभी तरह से ये बराबर है। तब क्या बोल सकते हैं हम लोग, तब बोल सकते हैं जैसे कि त्रिभुज ABC अगर सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तब हम बोल सकते हैं कोण A कोण P के बराबर होगा। पहला कोण इधर से और इसका पहला कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इतना चीज़ आता है। कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब रहा भुजा का बात, तो भुजा देखिए दो शीर्ष मिला लीजिए AB, तो एक भुजा तैयार होता है AB। तो अब देखिए कौन कौन सा भुजा बराबर होता है, संगत भुजा किसको कहें। जैसे इधर से AB लेंगे तो इधर से PQ लेंगे, तो AB भुजा PQ के बराबर हो जाएगा। अब जैसे कि इधर से हम BC भुजा लेंगे तो दूसरा और तीसरा ले रहे हैं, तो दूसरा तीसरा इधर से QR के बराबर हो जाएगा, तो BC QR के बराबर हो जाएगा। और अगर हम अब AC लेते हैं ऐसे पहला और तीसरा, तो इधर से भी P और R पहला और तीसरा, यानी AC बराबर हो जाएगा PR के। इतना चीज़ बराबर होता है। जैसे चलेंगे उसी तरह से आपको चलना है। अगर हम बोले यहाँ से नाम और भी हो सकता है, जैसे हम बोलेंगे कि CA, पहले C से चले फिर A, CA, तो ये बराबर आप ऐसे कहेंगे R से P, तीसरा से पहला P चले हैं तो तीसरा से पहला R P के बराबर होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा था, PR किसके बराबर है, तो देखिए पहला और तीसरा, तो उसी तरह से यहाँ पहला और तीसरा AC के बराबर हो जाएगा, तो PR AC के, ऑप्शन 4। तो इस तरह से आप बहुत सारे चीज़ों को लिख सकते हैं अगर दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिया है तो, और जो भी आपसे पूछा जाएगा आप इस तरह से आंसर बता सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 38 देखते हैं हम लोग। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है तथा कोण C बराबर 80 डिग्री है तो कोण B बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए पहले तो एक चित्र बना लीजिए, ये सवाल है, चित्र बनाइएगा तो समझ में आएगा। एक ABC त्रिभुज बनाइए जिसमें AB और BC भुजा आपस में बराबर है। तो इस तरह का हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें दो भुजा को आपको बराबर दिखा देना है। मान लीजिए ये दोनों बराबर भुजा है, तो अब इसका नाम आप दीजिए AB और BC। तो यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ A और यहाँ C। तो AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो जैसे AB भुजा BC भुजा के बराबर है, तो AB के सामने वाला कोण C हुआ और BC भुजा के सामने वाला कोण A हुआ। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण A कोण C के बराबर होगा, AB और BC अगर बराबर है तो अब कोण C का मान 80 दिया है यहाँ पर सवाल में, तो कोण A भी 80 हो गया, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो और आपसे पूछा है कोण B का मान, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। तो अब देखिए कोण A और कोण C दोनों 80 है, तो दोनों के जगह पे हम लोग 80-80 रख देंगे, अब बराबर 180। अब देखिए कोण B आपको निकालना है, 80-80 कितना हो गया, 160 हो गया। तो कोण B प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री और कोण B हो गया आपका 20 डिग्री। तो कोण B आपसे पूछा था तो 20 डिग्री ऑप्शन 3 में दिया है, यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न 39 देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में कोण A 50 डिग्री, कोण B 60 डिग्री
तो कोण सी बताना है कितना के बराबर होगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोण का मान आपको दे दिया है, तीसरा पूछा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों का योग 180 के बराबर कर लेंगे और दोनों का मान रख के सी का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री जानते हैं हम लोग। कोण ए दिया है 50 डिग्री, रख दिए 50 डिग्री। कोण बी दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दिए। कोण सी निकालना है, इसको छोड़ दिए। अब देखिए 60 और 50 110 होता है, 110 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 180 डिग्री में 110 डिग्री घटा देंगे हम लोग तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी का मान आपका 70 डिग्री निकल गया, जो कि ऑप्शन 3 में दिया था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 40 पे। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है, क्या कहलाती है? लंब, आधार, कर्ण या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे ये कोण यहाँ अगर 90 डिग्री बना दिए हम लोग और नाम दे देते हैं ABC, तो यही हो गया एक समकोण त्रिभुज। और अब इसमें सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, वही सबसे लंबी भुजा होती है और इसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है? कर्ण। इसको हम लोग कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों का 40 क्वेश्चन जो है इस मॉडल प्रश्न पत्र का वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए। ये मॉडल प्रश्न पत्र मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए नए सिलेबस नए पैटर्न पे बनाया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। और ऐसा ही 1-2 सेट और भी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के सामने ला करके सॉल्व करूँ। तो इस तरह से आप लोग अगर 2-3 सेट बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कन्फर्म है कि आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे आप लोग शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।